Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 255, तितली को कैद होना ही पड़ेगा, गिफ्ट्स। वहीं दूर आइलैंड में एक आदमी किसी राजा की तरह चलते हुए बाहर आया। बॉस जेट रेडी है, इतना कहकर उस आदमी का असिस्टेंट चुप हो गया। वहीं वो आदमी जो कोई और नहीं पारस सिसोदिया था, वहीं ये उसका असिस्टेंट निकोल था। दोनों जेट के अंदर चले गए। पारस न्यूज देखकर किसी राक्षस की तरह हंसते हुए बोला, क्या इंडियन गवर्नमेंट सभी ताकतों को रोकना चाहती है? अब आगे पर मेरी नज़र तो पड़ गई है, तो अब डॉक्टर ईशा को कौन बचाएगा? बेचारी तितली आपने इच्छा अनुसार उड़ रही है, पर उसे ये पता ही नहीं है कि जल्दी वो मेरी दुनिया में कैद होने वाली है। देखना तो होगा कि ये तितली कितनी देर उड़ सकती है। वहीं निकोल आपने पागल जानवर बॉस को हंसते हुए देख रहा था। उसे इस वक्त आपने बॉस से ही डर लग रहा था। वो मन ही मन बोला, पता नहीं ये पागल कब क्या कर दे। तभी पारस के फोन पर मैसेज आया, जिसे देखकर उसकी आंखों में शैतानी चमक आ गई। उसकी फोन स्क्रीन पर एक लड़की की तस्वीर थी, जिसकी चेहरे पर एक मास्क था। शायद वो लड़की किसी सर्जरी के बाद बाहर निकल रही थी। उसकी ग्रे आंखें खूबसूरती से चमक रही थी, जैसे कोई गहरी सागर हो। ये फोटो किसी और की नहीं बल्कि ईशानी की थी। ये किसी हॉस्पिटल के बाहर कैप्चर किया गया था। ईशानी जब भी किसी हॉस्पिटल में जाती थी कोई सर्जरी परफॉर्म करने, तब नकुल या जैकी सभी प्रूफ को मिटा देते थे। पारस ने डॉक्टर ईशा की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोला था, और बहुत कोशिश करने के बाद पारस के आदमी ने ये फोटो भेजा था। उस आदमी ने पहले डॉक्टर ईशा की सर्जरी के लिए गए हर हॉस्पिटल को ट्रैक किया। फिर आज की भीड़ की आड़ में वो आराम से एक डॉक्टर बनकर हॉस्पिटल में चला गया। और ये एक कोइंसिडेंस था कि उसके साथ काम कर रही फीमेल डॉक्टर से उसे पता चला कि वो डॉक्टर ईशा की बहुत बड़ी फैन है। और वो एक सर्जरी के दौरान उससे मिल चुकी है, और उसके पास चुपके से ली हुई एक फोटो भी है। तो उसने बड़े चालाकी से डॉक्टर ईशा की फोटो उसे एक्साइटेड होकर देखने को मांगा, तो उस फीमेल डॉक्टर ने भी मना नहीं किया। उसे लगा ये डॉक्टर भी डॉक्टर ईशा की फैन है शायद, ऐसे भी उस फोटो में डॉक्टर ईशा की चेहरे पर मास्क है। तो इस फोटो से उनकी प्राइवेसी पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसी का फायदा उठाकर उस आदमी ने डॉक्टर ईशा की फोटो को आपने फोन पर लेकर आपने बॉस को भेज दिया। पारस उस फोटो पर हाथ फेरते हुए बोला, तितली तो काफी सुंदर लग रही है। अगर ये तितली मेरी कैद में आ जाए, तो मजा ही आ जाएगा। मैंने सोचा नहीं था कि ये तितली इतनी खूबसूरत होगी। मैंने सोचा था तुम्हें आपने कैद में रखकर फायदा मिलेगा, तुम्हारी स्किल की मदद से मैं दुनिया में राज करूंगा। पर पता नहीं था कि तुम इतनी यंग और खूबसूरत होगी तितली। तुम्हारी ये आंखें किसी को भी पागल करने के लिए काफी है। कैद तो तुम्हें होना ही पड़ेगा। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्यार से रखूंगा। इस दुनिया की हर चीज हम मिलकर हासिल कर लेंगे। ये पूरी दुनिया हमारी कदमों में होगी। सिर्फ तुम और मैं कितना अच्छा होगा ना तितली, बस मेरा इंतजार करो। इतना कहकर वो भयानक तरीके से हंसने लगा। पहले वो सिर्फ अपने फायदा के लिए ईशानी को कैद करना चाहता था, पर अब वो डॉक्टर ईशा को हासिल करने की ख्वाब देखने लगा था। वहीं निकोल अपने बॉस को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई बड़ा पागल हो। एक तो उसका इतना बड़ा लॉस हुआ, सालों मेहनत करके उसने जो वायरस बनाया वो भी बर्बाद हो गया था। अब डॉक्टर ईशा इन्हें मिली भी नहीं है, फिर भी ये किस तरह पागलों की तरह हंस रहे हैं। कभी कभी निकोल को मन करता था वो ये जॉब छोड़कर भाग जाए, क्योंकि उसने इन सालों में पारस का पागलपन देखा था। वो पूरी तरह से एक साइको था। पर वो जॉब नहीं छोड़ सकता था, वरना इस पागल का क्या भरोसा। ये उसे ढूंढ कर ही मार डाले, और कहे कि तुमने जॉब क्यों छोड़ दिया, इसलिए गुस्से में मैंने तुम्हें मार दिया। वहीं इंडिया में राजवंश विला सब एक खुशी भरा टाइम बिता रहे थे। कनक जी और कल्पना जी ईशानी की पूरा ख्याल रख रहे थे। मोक्ष ने रिसर्च करके उन सभी चीजों को मंगवा दिया था, जो ईशानी के लिए प्रेगनेंसी में कंफर्टेबल हो। उसे अभी से ये सब मंगाते हुए देखकर ईशानी को हंसी आ रही थी, पर मोक्ष कहाँ रुकने वाला था। वहीं दक्ष और नव्या ने भी अभी से बेबी के लिए बहुत कुछ मंगा लिया था। बेबी की ड्रेस, खिलौने, बेड, ये सब देखकर ईशानी ने सिर पर हाथ रख लिया। इस वक्त उसकी बेबी 1 हफ्ते का है, और अभी से सब उसके लिए इतने सारे गिफ्ट्स लिए जा रहे हैं। पता नहीं जब उसका बेबी इस दुनिया में आएगा तब क्या होगा। बार बार उसे खाना दे रहे थे ताकि पता कर सके कि ईशानी को क्या पसंद आ रहा है और क्या नहीं।
क्योंकि प्रेगनेंसी में टेस्ट और प्रेफरेंस बदल जाता था, जो पसंद होगा उसे देखकर भी उल्टी आ जाती थी। और जो पसंद नहीं प्रेगनेंसी भी किसी किसी को वो भी पसंद आने लगता था। कनक जी ईशानी के पास बैठी थी, इस वक्त मोक्ष अपने स्टडी रूम में कुछ काम कर रहा था। तभी बाहर से 4 बॉडीगार्ड अपने हाथों में कुछ बॉक्स लिए अंदर आए। उनके पीछे पीछे वरुण आ रहा था। उसने गार्ड्स को इशारा किया तो चारों गार्ड्स ने 4 बॉक्स वहीं हॉल में रख दिया, फिर वहां से बाहर चले गए। अरे वरुण बेटा, तुम इस टाइम यहाँ, और ये सब क्या है? अखिलेश जी ने हंसते हुए पूछा। तो वरुण खुशी से बोला, क्या मैं नहीं आ सकता? क्या इतनी बड़ी गुड न्यूज आप सब अकेले सेलिब्रेट करने का प्लान बना रहे थे? वरुण की बात सुनकर सब समझ गए कि वरुण किस गुड न्यूज के बारे में बात कर रहा है। कल्पना जी बोली, तुम उनकी बात मत सुनो बेटा, यहाँ आओ बैठो। हम सब फिर से मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। तभी वरुण बोला, जरूर आंटी, फिर उन बॉक्सेस की तरफ देखकर बोला, इनमें मैंने कुछ गिफ्ट पैक किया। ये सब भाभी जी और मेरे आने वाला भतीजा भतीजी के लिए है। इतना कहकर वो वहां बैठ गया। दक्ष ने उन बॉक्स को ओपन मार के देखा तो उन बॉक्स में कुछ गिफ्ट फाइनली पैक की हुई थी। ये रैपर भी सबसे महंगा रैपर था, इसकी कीमत भी हजारों में होती थी। उसमें प्रेगनेंसी के लिए कुछ बुक्स, बच्चों की पेंटिंग, टेडी बियर, टॉय, ऐसे बहुत कुछ था। ईशानी की होंठों पर स्माइल आ गई, यहाँ उस बुक्स के सिवा बाकी सब उसे बचकाना लगा, क्योंकि वो इन टेडी के साथ तो नहीं खेलेगी, ना ही उसे वो पेंटिंग और पोस्टर चाहिए, शायद ये सब उसके बच्चे के लिए था। ईशानी ने यही सोचा, पर उसकी सोच के उलट वरुण अगले ही पल बोला, भाभी मैंने सुना है, प्रेगनेंसी में बच्चों की फोटो देखने से होने वाले बच्चे क्यूट होते हैं। और ये टेडी भी आप अपने पास रख सकती है, और ये काला मोती ये आपको और बच्चे को बुरी नज़र से बचाएगी। उसकी बात सुनकर ईशानी को हंसी आ गई। सच में ये वरुण भाई, तेजस भाई की बक्से कदम पर कब से चलने लगे उसे समझ नहीं आ रहा था। बच्चे क्यूट फोटो देखने से नहीं होते, बल्कि अपने माँ बाप के जीन्स के कारण क्यूट होते हैं। पर उसने कुछ नहीं कहा, उसे ये सब देखकर खुशी हो रही थी। तभी मोक्ष अपने स्टडी रूम से रूम में आया। जब उसने ईशानी को रूम में नहीं देखा तो वो परेशान हो गया। वो तो ईशानी को यही सुला कर गया था। वो जल्दी से नीचे आने लगा। सीढ़ियों के पास पहुंचकर जब उसने ईशानी को नीचे सबके पास बैठा हुआ देखा तो उसने राहत की सांस ली। वो नीचे आ गया और सामने चीजों को देखकर उसने अपनी भौहें सिकोड़ लिया। वो समझ गया था, शायद ये सब वरुण का काम है। वरुण ने मोक्ष को इशारा किया तो मोक्ष ने ईशानी की सिर पर प्यार से हाथ फेरा, फिर वरुण के साथ बाहर चला गया। सब समझ गए कि जरूर उन दोनों को कोई बात करनी होगी, बिजनेस के बारे में, इसलिए चले गए। नव्या बाकी की गिफ्ट को खोलकर देखने लगी। उसमें बहुत सारी गिफ्ट्स था, लड़के और लड़की दोनों का ड्रेस। क्योंकि ये पता नहीं था कि लड़का होगा कि लड़की, इसलिए वरुण लड़का लड़की दोनों के लिए गिफ्ट ले आया था। वहीं गार्डन में मोक्ष और वरुण आमने सामने खड़े हुए थे। वरुण बहुत गंभीर लग रहा था। मोक्ष, अब जब भाभी जी प्रेग्नेंट है, घर में खुशियां आने वाली हैं, तो इस टाइम पर हम क्या करना चाहिए? कैसे हम उन अनजान दुश्मनी को रोके जो भाभी जी के लिए आ रहे हैं? और सिर्फ इंटरनेशनल अलायंस ही नहीं, इंडिया में भी कई छुपी हुई ताकतवर फैमिली है जो एक साथ एक्टिव हो गए हैं। मुझे खबर मिली है कि सिन्हा फैमिली भी फिर से एक्टिव हो गई है। और इस बार सबका निशाना डॉक्टर ईशा मतलब भाभी है, को उन्हें पहले ढूंढ लेंगे। वो उन्हें अपने साथ ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। खास करके सिन्हा फैमिली, तुम्हें भी अच्छे से पता है कि भले ही ये फैमिली दिखाता नहीं है, पर इसकी जड़ें बहुत गहरी है और सुना है ये किसी ताकत को पूजा करते हैं। इनके लिए खानदान की शुद्ध खून और सम्मान ही मायने रखता है। इनके लिए जान लेना या देना कोई बड़ी बात नहीं है। लगता है हमें सबसे ज्यादा इनसे निपटने में शायद मुश्किल होगी। हमें भाभी को सेफ रखना होगा। इस वक्त भाभी प्रेग्नेंट है। हम उनके ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आने दे सकते। हमें पहले ही इन सभी मुसीबतों से निपट लेना चाहिए। वरुण की बात सुनकर मोक्ष बिना भाव के बोला, ये लोग मेरी बीबी के लिए कोई खतरा नहीं है। ये सब मेरी बीबी के पास नहीं पहुंच सकते। हमें सिर्फ उन अंधेरी ताकतों के बारे में सोचना चाहिए, को अंधेरे में छुपे हुए हैं। और कुछ लोग मेरी बीबी की असली पहचान जानते हैं, जिन्हें पता है उनमें से सिर्फ तुम्हारी सो कॉल्ड बुआ है, जो मेरी बीबी के बारे में जरूरत पड़ने पर दुश्मनों को बता सकती है।
इसलिए उन्हें चुप कराना तुम्हारा काम है। उसकी बात सुनकर वरुण बोला, तुम टेंशन मत लो। वो इतनी भी पागल नहीं है जो भाभी की आइडेंटिटी किसी को बताएगी, और ऐसे भी वो बस छोटी मोटी चले चल सकती है। उनके पास इतनी पावर नहीं है कि उन्हें कोई दुश्मन मिल जाए जिसे वो भाभी की असली पहचान बताए। वो बस कुएं की मेंढक है जिसे कुएं के बाहर क्या है कुछ नहीं पता। यही बेहतर रहेगा, वरना पिछली बार की तरह मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी बुआ है, मोक्ष ने वार्न करते हुए कहा। हाँ, वो कुछ नहीं करेगी जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती, तब तक मैं उन पर नजर रखूंगा, डोंट वरी। वैसे उस प्रिया को तो भाभी की आइडेंटिटी पता है ना, कहीं वो किसी के आगे बोल ना दे। हम भाभी की सिक्योरिटी का रिस्क नहीं ले सकते इस मोमेंट पर। वरुण की बात सुनकर मोक्ष तिरछी स्माइल करते हुए बोला, वो कुछ नहीं बोलेगी, उसे डर है कि ईशानी की आइडेंटिटी जानने के बाद कोई भी उसे रिकॉग्नाइज भी नहीं करेगा। और ऐसे भी उसकी हर हरकत पर मेरी बीबी की नज़र है। अगर उसने इस बारे में किसी को बताने की कोशिश की तो उसी पल वो मारी जाएगी। क्योंकि ऐसे भी अब वो मेरी बीबी के लिए ज़्यादा काम की नहीं है। फिर भी हम रिलैक्स नहीं हो सकते, ये भाभी की सेफ्टी की बात है। क्या तुम भूल गए हो कि मेरी बीबी कौन है? वो कोई मामूली लड़की नहीं गई जिसे कोई भी एरा-गेरा आकर टारगेट करे, मोक्ष ने घमंड से टेढ़ी हंसी हंसते हुए कहा। ठीक है, मैं मानता हूँ भाभी माफिया की बेरहम क्वीन है और उनकी ऐसी बहुत आइडेंटिटी भी है, पर भाभी इस वक्त प्रेग्नेंट है, इसलिए हम लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मोक्ष की वरुण की इस बात से सहमत था, वो नहीं चाहता था उसकी बीबी को खरोच भी आए। वहीं अंदर सब सोफे पर बैठे हुए बातें कर रहे थे, ईशानी तो बस उनकी बातें सुन रही थी। तभी नरेंद्र जी का फोन रिंग करने लगा। नाम देखकर नरेंद्र जी ने कॉल रिसीव कर लिया। थोड़ी देर बात करने के बाद नरेंद्र जी ने फोन रख दिया। क्या हुआ, किसका कॉल था और कौन सा रही है? कनक जी ने पूछा, क्योंकि उन्होंने कॉलर आईडी नहीं देखा था। तो नरेंद्र जी बोले, जया आ रही है कल, वो यहाँ कुछ दिन रुकने वाली है। क्या क्या? एक साथ दक्ष और नव्या चिल्ला पड़े। ओह माय गॉड, दादाजी आप बोल दीजिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। वो चुड़ैल फिर रुककर बोले, आई मीन आपकी बहन वो यहाँ क्यों आ रही है? घर में कितना खुशी भरा माहौल है, वो आएंगी तो जरूर सब कुछ खराब हो जाएगा। इतना कहकर दोनों रुके और आपने दादाजी को देखा जो अपनी आंखें छोटी किए उन्हें ही देख रहे थे। ये देखकर दक्ष और नव्या दोनों घबरा गए। वो झूठी स्माइल करते हुए बोले, सॉरी दादाजी, मुंह से निकल गया। वहीं दादी माँ मुंह बनाते हुए बोली, आप मेरे पोता पोती को क्यों अपनी आंखें छोटी करके डरा रहे हो? ऐसे भी क्या गलत कह दिया उन लोगों ने? चैप्टर 256, मोक्ष की धमकी, खुद में बच्चे से जलन। इतना कहकर दोनों रुके और आपने दादाजी को देखा जो अपनी आंखें छोटी किए उन्हें ही देख रहे थे। ये देखकर दक्ष और नव्या दोनों घबरा गए। वो झूठी स्माइल करते हुए बोले, सॉरी दादाजी, मुंह से निकल गया। वहीं दादी माँ मुंह बनाते हुए बोली, आप मेरे पोता पोती को क्यों अपनी आंखें छोटी करके डरा रहे हो? ऐसे भी क्या गलत कह दिया उन दोनों ने? अब आगे। पिछली बार जब वो आई तब भी हंगामा करके गई थी, ऊपर से मोक्ष उसे जरा भी पसंद नहीं करता है। पिछली बार भी उसने मेरे पूत की लाइफ में इंटरफियर करने की कोशिश की थी, जिस वजह से मोक्ष आपने विला में रहने लगा था। पर इस बार अगर आपकी उस पागल बहन ने यहाँ कोई तमाशा किया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। क्योंकि उस बार बात अलग थी, पर इस बार मेरी प्यारी पोता बहू यहाँ है। और वो प्रेग्नेंट भी है, मुझे उसकी ख्याल रखना है। उन्होंने ईशानी को देखकर प्यार से बोली। वहीं ईशानी को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, पर वो इतना तो समझ गई कि कोई ऐसा आने वाला है जिसे दादी माँ, दक्ष और नव्या भी पसंद नहीं करते हैं। वहीं कल्पना जी, अखिलेश जी चुप बैठे हुए थे। वो अपने मोम डैड की झगड़े के बीच में बिल्कुल भी नहीं आने वाले थे, वरना क्या पता दोनों उन पर ही गुस्सा हो जाए। अगर उसने इस बार कुछ कहा और मेरी बच्ची के लिए कोई परेशानी खड़ी की, और मेरा पोता मेरी बच्ची को अगर यहाँ से ले गया, तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो यहाँ कभी नहीं आएगी। और ये बात सिर्फ मैं धमकी देने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं आपको बता दे रही हूँ। दादी माँ ने फिर से चिढ़ते हुए कहा, मुझे अपनी पोता बहू से दूर नहीं रहना, अगर वो यहाँ से चली गई तो उसकी ख्याल कौन रखेगा? इसलिए उसके आते ही आप उसे बता देना कि वो अगर आई है तो चुपचाप रहे और चुपचाप यहाँ से चली जाए। और मेरे पोते की लाइफ में इस बात इंटरफियर करने की कोशिश भी ना करे, वरना आपके वजह से इस बार वो रुकेगा नहीं।
कनक जी की बात और धमकी सुनकर नरेंद्र जी में अपना सिर ही पीट किया। उनकी बीबी अब उन्हें धमकी दे रही है, अरे तुम मुझसे इतना क्यों चिढ़ रही हो मेरी प्यारी बीबी। अब मोक्ष की शादी हो चुकी है, अब वो ऐसा कोई हंगामा नहीं करेगी। मैं उसे समझा दूंगा, इसलिए तुम गुस्सा मत करो, और मोक्ष और ईशानी भी यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। तुम सब जानते हो ना, उसकी डैड ने हम पर एक एहसान किया था, हमारी जान बचाकर। तो मैं जया के लिए कैसे ज्यादा कठोर हो सकता था। दरअसल जया जी के डैड ने एक बार नरेंद्र जी की जान बचाया था, उसके बाद से वो उनके एहसानमंद थे। जब नरेंद्र जी के डैड जिंदा थे तब उन्होंने जया को अपनी मुंह बोली बेटी बना लिया था, इस हिसाब से जया नरेंद्र जी की बहन बन गई थी। सुरेश जी की मौत के बाद नरेंद्र जी के डैड ने जया की जिम्मेदारी नरेंद्र जी को दिया था, इसलिए वो चाहकर भी जया की किसी बात को टाल नहीं पाते थे। नरेंद्र जी उन्हें समझाते हुए बोले, मैं मानता हूँ वो थोड़ा ज्यादा बोल देती है, पर वो दिल से बुरी नहीं है। ईशानी और बाकी सब उनकी झगड़े को देख रहे थे। उन सबको हंसी आ रही थी। नव्या दक्ष के कान में बोली, भाई अगर चुड़ैल बुआ दादी आ रही है तो आपने साथ वो उस डायन को भी जरूर लेकर आएगी देखना। ऐसे भी दोनों को कोई काम नहीं है, सिर्फ आपने रिलेटिव के घर फायदा उठाने के लिए ही पहुंच जाते हैं हमेशा। हाँ पर इस बार भाभी है, हम उसे एक अच्छा सबक सिखाएंगे, दक्ष ने टेडी स्माइल करते हुए कहा। तभी मोक्ष बाहर से आते हुए बोला, तो क्या आपका अभी तक एहसान चुकाना खत्म नहीं हुआ जो वो औरत फिर से यहाँ आ रही है। इस बार क्या चाहेंगे उन्हें, कोई महंगी विला, या आपने नकारा पति और नकारा बेटे की किसी बिजनेस से मदद, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए, या फिर पैसा। ज्यादातर वो यही सब लेने के लिए ही आती है ना। ऐसे उस एक एहसान के बदले आपको नहीं लगता कि आपने बहुत कुछ ज्यादा ही दे दिया है उनकी फैमिली को। उसकी बात सुनकर नरेंद्र थोड़े गंभीर होकर बोले, मोक्ष वो तुम्हारी बुआ दादी है, तुम उसे ऐसे नहीं बोल सकते। सॉरी दादाजी, मेरी कोई बुआ दादी नहीं है, उनसे मेरा कोई रिलेशन नहीं है, और ना ही कोई खून का रिश्ता है। आपको उनसे रिश्ता निभाना है तो निभाए, पर मुझसे आप इस बार कोई भी उम्मीद मत रखिएगा कि मैं किसी भी मामले में अब उनकी फैमिली की मदद करूंगा। और उन्हें वार्न कर दीजिएगा कि जब तक यहाँ है मेरी बीबी से दूर रहे, वरना मैं उन्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा, और आपको भी पता है मेरी दी हुई सजा आसान तो नहीं होगी। इतना कहकर वो सोफे के पास जाकर सोफे पर बैठी हुई ईशानी को आराम से अपनी गोद में उठा लिया, और जाते हुए बोला, रूम में कुछ हेल्थी डिशेज भिजवा देना। वहीं मोक्ष की धमकी सुनकर दादाजी हैरान और थोड़ा गुस्सा हो गए। मेरा ये नालायक पोता, क्या ये अभी अभी मुझे धमकी देकर गया है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की। वहीं दक्ष और नव्या अपनी मुंह पर हाथ रख के हंस रहे थे। उन्हें अपने भाई की ये धमकी और बोलने का अंदाज बहुत ज्यादा पसंद आया था। वहीं अखिलेश जी और कल्पना जी को भी हंसी आ रही थी, उनका बेटा हमेशा से ऐसे ही धमकी देता था। वो तो कई बार अखिलेश जी को बात बात पर धमकी दे देता था। दादाजी का भी यही हाल था। वहीं दादी माँ तो खुश थी और हंसते हुए बोली, क्या हुआ, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं। मेरे पोते ने जो कहा एकदम सही था। मुझे तो अपने पोते पर गर्व है, देखो तो उसने आपको कैसे गुस्सा दिला दिया है। वहीं अपनी बीबी की बात सुनकर नरेंद्र जी ने गुस्से से अपना सिर हिला दिया, पर वो कुछ नहीं कह सकते थे। उनकी बीबी और पोता ये दोनों ही थे घर में, जिन्हें वो कुछ नहीं कह पाते थे। वहीं मोक्ष ईशानी को रूम में लेकर सोफे पर बिठा दिया। तभी ईशानी की नज़र रूम पर पड़ी, जहां मोक्ष और उसकी पेंटिंग के पास इस वक्त वॉल में और भी फोटो और पेंटिंग थी, जिस दिन उन दोनों ने कोर्ट मैरिज किया था। उस दिन की और डिनर की और कई सारी फोटोज थी, जिसमें वो और मोक्ष बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ये फोटो तो कुछ घंटे पहले यहाँ नहीं थी। इसका मतलब जितनी देर वो नीचे थी, उसी वक्त ये सब लगाया गया है। बीबी क्या तुम्हें पसंद आया? मोक्ष ने ईशानी की गर्दन और कॉलर बोन को चूमते हुए पूछा। ईशानी एक पल के लिए सिहर गई, फिर खुद को संभालने हुए बोली, हाँ पर ये सब तुमने कब लगाया? उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका डेविल हब्बी ऐसा कुछ करेगा। जब तुम नीचे थी और जब भी तुम उठोई तो सबसे पहले मेरा चेहरा तुम्हारी आंखों के सामने होगा, ताकि मेरी बेटी मुझे पहले से ही पहचान जाए, और उसके अंदर हम दोनों की सभी क्वालिटीज होगा। उसकी बात सुनकर ईशानी को हंसी आ गई। वो हंसते हुए बोली, और हब्बी ये तुम्हें कैसे पता कि बेबी गर्ल होगा, बेबी बॉय भी तो हो सकता है।
उसकी बात सुनकर मोक्ष की आंखें छोटी हो गई, वो दांत पीसते हुए बोला, क्योंकि मेरे सिवा कोई भी लड़का तुम्हारी करीब आए ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है बीबी। वो मेरा खुद का बेटा ही क्यों ना हो, अगर बेटी हुई तो मैं अपनी प्रिंसेस को दुनिया से छुपा कर रखूंगा। अगर बेबी बॉय हुआ तो मैं उसे मैनर्स सिखाऊंगा, ताकि वो कभी हम दोनों को डिस्टर्ब ना करे और एक अच्छा बच्चा बनकर रहे। उसकी बात सुनकर ईशानी हैरान हो गई और आंखें सिकोड़ते हुए बोली, मेरा बेटा अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं है, और अभी से तुम उसे मैनर्स सीखना चाहते हो और मुझसे मेरे बेटे को दूर रखना चाहते हो, तुम अपने खुद के बेटे से कैसे जल सकते हो मोक्ष। ये कहकर वो गुस्से से मोक्ष को घूरने लगी। अपनी प्यारी बीबी को इतने गुस्से में देखकर मोक्ष तो और भी चिढ़ गया और मन ही मन बोला, ये बच्चा अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं है, पर अभी से मेरी बीबी इसके लिए मुझसे लड़ रही है, और आज कितने दिन बाद फिर से मेरी बीबी ने मुझे हब्बी के बदले मोक्ष कहा। ये सब इस बच्चे के कारण हो रही है, एक बार तू बस बाहर आ जा, फिर मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगा। उसे भी आपने होने वाले बच्चे से प्यार था, पर वो आपने बच्चे से बस जल रहा था कि उसके आने के बाद उसकी बीबी उसे बिल्कुल टाइम नहीं देगी। अब तो वो सोच रहा था उसकी 2-4 बेटी हो, जिन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उसके बेटे की टाइम निकल जाए और वो उसकी बीबी को परेशान ही ना कर पाए। वो अपने चिड़चिड़ापन को दबाते हुए बोला, मैं क्यों जलूंगा, वो भी आपने ही बेटे से। क्या वो मुझसे मुकाबला कर सकता है, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, वो तो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है, मोक्ष ने घमंड से कहा। मैं तो बस के रहा था मेरी एक प्रिंसेस हो, बेटियां आपने डैड को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, मोक्ष ने सोचते हुए कहा। उसके दिमाग में तो यही था कि अगर बेटी हुई, तो वो उसे ही ज्यादा प्यार करेगी और उसकी बीबी की ज्यादा टाइम नहीं लेगी। उसकी प्रिंसेस सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, टैलेंटेड और समझदार पैदा होगी, उसकी बीबी और उसकी तरह। तो कितना अच्छा होगा, वो तुरंत समझ जाएगी कि डैड और मोम की क्वालिटी टाइम में उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पर बेटा तो मोम से ज्यादा प्यार करती है, तो इसका मतलब ये है कि उनका बेटा हमेशा उसकी बीबी से चिपका रहेगा। तो वो अपनी बीबी को प्यार जब करेगा। तो ईशानी ने सिर पीट लिया, ही भगवान, ये आदमी, क्या इसे आपने ही होने वाले बच्चे से इतना जलना चाहिए। भला उनका बेटा आपने ही डैड के साथ मुकाबला क्यों करेगा। अब उसे मोक्ष को समझाना दीवार पर सिर मारने जैसा मुश्किल लग रहा था। वो कुछ बोलती उससे पहले डोर नॉक हुआ और एक मेड अपनी हाथों में खाना लिए बाहर खड़ी थी, क्योंकि वो अंदर नहीं जा सकती थी। एक ताई ही थी जिन्हें मोक्ष के रूम में जाने की परमिशन थी, पर ताई मोक्ष के प्राइवेट विला में रह रही थी इस वक्त। अब काका ही सिर्फ मोक्ष के रूम को क्लीन करने आते थे। मोक्ष ने जाने को बोला तो वो सर्वेंट वहां से चली गई और मोक्ष खुद जाकर ट्रॉली को अंदर ले आया। उसने सब कुछ हेल्थी खाना ही था, वेजिटेबल सूप, मिक्स वेज और कुछ डिशेज। मोक्ष उन डिशेज को देखकर सिर हिला दिया और ईशानी को अपने हाथ से ही खिलाने लगा। वहीं दूसरी तरफ एक प्राइवेट जेट एक बड़े से विला के टॉप पर उतरा। नीचे खड़े गार्ड्स जल्दी ऊपर की तरफ जाने लगे। थोड़ी देर में सभी गार्ड्स ऊपर पहुंच गए और स्ट्रेट खड़े हो गए। जेट का गेट खुला और निकोल बाहर निकला, उसके बाद पारस बाहर निकला। उसे देखकर सभी गार्ड्स झुक गए और ग्रिट करने लगे। थोड़ी देर में पारस अपने रूम में आ गया, उसका रूम भी उसकी टेस्ट को मैच कर रहा था, पूरी तरह से ब्लैक और उसकी वॉल पर अजीब अजीब पेंटिंग। निकोल नीचे चला गया और हॉल में पारस का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद पारस नीचे आया और सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ गया और उन गार्ड्स को घूरते हुए बोला, कोई खबर मिली। उसके इस सवाल से वो गार्ड्स का हेड थोड़ा डर गया। बॉस, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, पर हमें अभी तक उनकी कोई खबर नहीं मिली है। हम जल्द से जल्द पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी निकोल अपने फोन में कुछ देखते हुए बोला, बोस सिन्हा फैमिली भी एक्टिव हो गया है। खबर मिली है कि वो भी डॉक्टर ईशा को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उसने इतना ही बोला था कि उसके कान के पास से एक बास गुजरा। अगर निकोल थोड़ा साइड नहीं होता तो उसके सिर फट जाता। वो राहत की सांस ले ही रहा था कि तभी एक एस्ट्रे उड़ते हुए उसके सिर पर लगा और उसकी माथे से खून बहने लगा। डॉक्टर ईशा नहीं, वो तुम्हारी लेडी बॉस है, इसलिए उसे मैडम या लेडी बॉस बोलो, समझ आया तुम्हें, पारस ने गुस्से से कहा। निकोल ने अपने माथे पर हाथ रख लिया और बोला, जी जी बॉस, वो सिन्हा फैमिली के साथ साथ पटेल फैमिली भी भाभी को ढूंढने के लिए एक्टिव हो गए हैं। इतना कहकर वो चुप हो गया, उसके सिर में दर्द हो रहा था।
मन ही मन अब तक तो वो 100 गालियां दे चुका था, पर अफसोस उसे जुबान पर लाने की उसकी हिम्मत ही नहीं थी। वो मन ही मन पारस को कोसते हुए बोला, इस पागल को डॉक्टर ईशा कभी मिले ही ना। फिर आगे की बात सोचकर वो डर गया। अगर डॉक्टर ईशा उन्हें नहीं मिली तो ये आदमी मुझे ही जान से मार डालेगा। कहाँ फंस गया मैं। डॉक्टर ईशा मिली नहीं है, फिर भी अभी से उन्हें अपना बनाने की सपने देख रहे हैं। जैसे डॉक्टर ईशा अभी इनकी बाहों में आ जाएगी। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द स्टोरी जंक्शन 01। आप लोग मुझे निरश कर रहे, सिर्फ रिबर्थ ऑफ वाइट सोल को हाई सपोर्ट कर रहे और भी वीडियो को सपोर्ट करे। गाइस प्लीज सी माई एफर्ट्स फॉर टू प्रोवाइड यू वीडियो डेली। प्लीज सपोर्ट अस। थैंक्स फोल्डेड हैंड्स।